पिछले कुछ वर्ष में भारत ने निपुण भारत मिशन के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को शिक्षा सुधार का केंद्र बनाया है। इसी राष्ट्रीय पहल के तहत हरियाणा ने जुलाई 2021 में निपुण हरियाणा मिशन की संरचना की, जिसका उद्देश्य है कि हर बच्चे को शुरुआती कक्षाओं में ही मजबूत बुनियादी सीख निश्चित तौर पर मिल सके। आज ये मिशन बाल वाटिका से कक्षा 5 तक 8600 से अधिक स्कूलों और लगभग 35,000 शिक्षकों तक पहुंच चुका है। अकादमिक सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, मेंटरिंग और तकनीक के माध्यम से बनाए गए इस मजबूत तंत्र ने सीखने के स्तर में ठोस सुधार दिखाए हैं, जिसकी पुष्टि राज्य स्तरीय और स्वतंत्र मूल्यांकन से हुई है। इसी परिवर्तन यात्रा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, निपुण हरियाणा मिशन के प्रमुख स्तंभ और इस सुधार के सूत्रधार। सर, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ एच टॉक। आपको यहाँ देखकर के बहुत खुशी हुई। सर, बिफोर वी गो एनी फर्दर और सिस्टम्स और डेटा के बारे में बहुत बातें करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले पर्सनली एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जब निपुण भारत मिशन आया था और उसके बाद निपुण हरियाणा मिशन जुलाई 2021 में आया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं खासकर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप किसी क्लास में, स्कूल में, या ऐसा कोई संदर्भ अगर आप शेयर कर सके जिसके बेसिस पे हमारे व्यूअर्स को ये पता चले कि आपको लगा किस पॉइंट पे कि हमें कुछ तो बदलाव की जरूरत है। थैंक यू सुब्रात, मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं आज इस एपिसोड में शामिल हो रहा हूं। जो आपने प्रश्न किया, मैं इसको थोड़ा पीछे से आरंभ करूंगा। 2015 में नई शिक्षा नीति के ऊपर बातचीत आरंभ हुई। हम लोग उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। 2019 में उसका पहला ड्राफ्ट आया और 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, हमें उसी समय आभास हो गया था कि भारत सरकार के स्तर पर, एमएचआरडी के स्तर पर, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय के स्तर पर फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेके कुछ होने वाला है, जिसको आज हम एफएलएन बोलते हैं। इसको उससे पहले हम लोग फंक्शनल लिटरेसी कहा करते थे। उस समय जब निपुण का कार्यक्रम हमें मिला, एक डॉक्यूमेंट मिला जो 350-400 पेज का डॉक्यूमेंट था, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। हमारी पूरी टीम ने उस डॉक्यूमेंट को बैठ के पढ़ा। उसमें बहुत सारे विचार मेरे मन में आए कि ये जो लिखा है इसको जमीन पे कैसे उतारा जाएगा। निपुण की विशेषता क्या थी? निपुण एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, एक टाइमलाइन के साथ था। सबसे अच्छी बात थी उसके अंदर एलओ, ग्रेड वाइज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम उसके अंदर दी थी, जो सबसे बड़ी ब्यूटी है। उससे पहले अध्यापक को यह पता था कि मुझे पाठ पढ़ाना है, मुझे सिलेबस पूरा करना है और साल के आखिर में मुझे पेपर लेने हैं। बच्चे फेल तो होंगे नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो एक सेक्शन को 12 जो है सपोर्ट करती है, बच्चे तो अगली ग्रेड में जाएंगे ही जाएंगे। बट अध्यापक को निपुण से यह पता लगा कि इन द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन इस बच्चे के पास ये 20 कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगर उसके पास ये 20 कॉम्पिटेंसी है उस क्लास की, जैसे कितने शब्द प्रति मिनट, ओआरएफ और रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, जोड़ घटाव गुणा भाग होना चाहिए, ये उसको मिला। तो ये मुझे बहुत चमत्कारिक लगा। फिर हम लोगों ने टीचर से बात करी, स्कूलों में बात करी, माँ बाप से बात करी। ऐसा नहीं है कि टीचर अपने लेवल पे प्रयास उस समय नहीं कर रहे थे, बहुत सारे टीचर प्रयास कर रहे थे। लेकिन निपुण में क्या था? निपुण एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, मेथोडोलॉजी लिखी हुई है, लर्निंग आउटकम दी हुई है, टाइमलाइन दी हुई है, असेसमेंट के टूल दिए हुए और उसके साथ साथ उसकी पेडागोजी दी है और उसके साथ साथ उसका मटेरियल भी था। और सर, तब के हरियाणा में और आज के हरियाणा में मुख्यतः आपको क्या अलग चीजें दिखती है? देखिए सम्राट, अगर आप मुझसे पूछें कि 2021 से लेकर 2026 तक की यात्रा कैसे रही, इसको मैं 4 अलग अलग तरीकों से बताऊंगा। 4 अलग अलग डायमेंशन में बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के लेवल पे क्या बदला है। देखिए, बच्चों के लेवल पे बहुत कुछ बदला है। उससे पहले बच्चों के पास लर्निंग आउटकम था। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्मार्ट नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, बट बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो भय था वो आज नहीं है। तो जो भयमुक्त वातावरण में गतिविधि आधारित, पार्टिसिपेटरी, लर्निंग ड्रिवन, पेडागोजी अलाइंड, स्ट्रक्चर्ड और जो स्किल बेस्ड है, वो बच्चों को अच्छा
लग रहा है। आज बच्चे गीत गाते हुए सीख रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के साथ सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन से सीख रहे हैं, गीत गाते हुए सीख रहे हैं। आप देखिए जो निपुण रिपोर्टर जैसा कार्यक्रम है, जो बच्चों को जिसने इतना एक्सपोजर दिया कि बच्चों का जो स्पीकिंग का और लिसनिंग का स्किल बढ़ा। रफ्तार कार्यक्रम की बात करें, या मैं पहाड़ों के कंपटीशन, गिनती के कंपटीशन की बात करूं, या ओरल रीडिंग फ्लुएंसी की बात करूं, ये जो बच्चों के लेवल पे जो बदलाव नजर आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले नहीं दिखते थे और नहीं टिकते थे। दूसरा, टीचर के लेवल पे बहुत शानदार बदलाव है, बहुत सकारात्मक है, न केवल हरियाणा के लिए, न केवल भारत के लिए, अपितु इस राष्ट्र के लिए भी। देखिए, आप देखिए टीचर की वोकैबुलरी बदली है, टीचर की कन्वर्सेशन का तरीका बदला है। टीचर जब आपस में क्लासरूम में मिलते थे पहले, तो वो किन बिंदुओं पे बात करते, आज टीचर पेडागोजी के ऊपर बात कर रहा है, कंटेंट की बात कर रहा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है, टीचर गाइड की बात कर रहा है, नई किताबों की बात कर रहा है, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा है, आईसीटी टूल की बात कर रहा है। और देखिए, उसको वोकैबुलरी आती है, उसको असेसमेंट का पता है, डायग्नोज का पता है, रेमेडी का पता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर का पता है, उसको पता है कि लिंकेज कंपिटेंसी का कहां है, उसको मल्टीग्रेड टीचिंग का पता है, मल्टी लेवल का पता है। ये शानदार जो टीचर के बीच में बदलाव हुआ है, जिसे टीचर साइंटिफिक हुआ है, ये मुझे बहुत बहुत उत्साहित करता है। और भारत में और बाहर के टीचर में जो अंतर है, वो बेसिक अंतर यही है कि हमारा टीचर गुरुकुल की तरह एक गुरु के माध्यम से पहले सोचता था, अब हमारा टीचर गुरु के माध्यम से संवेदनशीलता से सोचता ही है, बट अब वो टेक्निकल टर्म से भी सोचता है। अब तीसरी बात मैं बताता हूं, स्कूल और क्लासरूम के लेवल पे क्या बदलाव है। आप हरियाणा के क्लासरूम देखिए, प्रिंट रिच क्लासरूम, आपको क्लासरूम की दीवारें इतनी शानदार मिलेंगी। पहले वो सफेद दीवारें हुआ करती थी, आज वो दीवारें रंगीन हैं, बाला की एक्टिविटी हैं, बच्चों की बनाई हुई तस्वीरें, बच्चों के बनाए हुए प्रोजेक्ट वहां लगे हुए हैं, टाइम टेबल लगा है, सिलेबस लगा है, लर्निंग आउटकम लगे हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें दीवार से दीवारें भरी पड़ी हैं जो आपकी लर्निंग आउटकम का इनहांस करती हैं। स्कूल का वातावरण देखें, स्कूल में झूले हैं, स्कूल में बाला की एक्टिविटी है, स्कूल के प्रवेश द्वार देखें। चौथा अंतर जो है वो माता पिता के लेवल पे हुआ है। माता पिता के लेवल पे ये हुआ है कि माता पिता ने तीन चार चीजों को ना बड़े अच्छे से स्वीकार किया है। सबसे पहले स्वीकार किया कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी रटने की चीज नहीं है, ये दक्षता है, ये कौशल है और ये स्किल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। माता पिता का पार्टिसिपेशन बड़ा है। आप देखिए, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है 4-5 साल पहले, कोविड से पहले जो पीटीएम होती थी, और आज जो पीटीएम होती है, उसके अंदर माता पिता की अटेंडेंस देखे। सरकारी स्कूल में आप इसको दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सोशली हम लोग, स्पेशली हम लोग सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग कवर करते हैं, 75% बच्चे हमारे पास वही हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग उस कैटेगरी को कैटर कर रहा है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इसको अच्छा मानता हूं। अब वो माता पिता की अपनी समस्याएं हैं, अपनी जटिलताएं, उनको रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप पीटीएम में कितनी शानदार अटेंडेंस है, उनका कितना पार्टिसिपेशन है, आप इस चीज को देखिए। इसके अलावा जब रिजल्ट आते हैं, या एसएमसी की मीटिंगें होती हैं, या 15 अगस्त का 26 जनवरी के जो फंक्शन होते हैं, दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनकी अटेंडेंस देखिए, या एक्टिविटी बेस्ड जो पीटीएम होती है उनमें देखिए। तो ये चार जो है बदलाव मोटे मोटे जो मुझे नजर आते हैं, जो मुझे बहुत शानदार लगते हैं, और जिससे मैं भविष्य का जो विकसित भारत को जो मैं देख रहा हूँ, उसको मैं बहुत शानदार तरीके से विजुलाइज कर पा रहा हूँ। सर, कई लोग जब टेक्स्ट बुक्स और टीचर गाइड्स के बारे में सुनते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी को किल करती हैं या टीचर की ऑटोनॉमी छीन लेती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या टीचर्स आज भी इस तरह से सोचते हैं, या उनके अंदर उनके सोचने में कुछ बदलाव आया है? देखिए साहब, दो अलग अलग चीजें हैं। टीचर ऑटोनॉमी, टीचर की फ्रीडम, और टीचर के इनोवेशन का मैं शुरू से पक्षधर हूं। बगड़ा अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, तो जो प्राइमरी ग्रेड है, प्राइमरी ग्रेड में हमेशा स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी फॉलो हुई है। ये जो टीचर फ्रीडम, टीचर इनोवेशन है, ये प्राइमरी ग्रेड से ऊपर और बल्कि रिसर्च तक, पीएचडी तक जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति पूरी दुनिया में पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी है। तो स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी जब भी आएगी, उसमें तीन चार चीजें होंगी। प्रॉपर लेसन प्लानिंग होगी। लेसन प्लान के लिए आपको एक टीचर गाइड की जरूरत है, और टीचर गाइड आपको स्ट्रक्चर करके देती है। क्या? आपको वो
एजुकेशन के या लर्निंग के जो डिफरेंट एक्सपेक्ट हैं उनका समय निर्धारित करके देती है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, प्रैक्टिस, असेसमेंट, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, ये कुछ एक ऐसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो लर्निंग आउटकम के लिए जरूरी है। अब इनमें से किस चीज को कितना समय देना है, ये बहुत सारी रिसर्च से निकल के आया है। तो एक अध्यापक सारा दिन सिर्फ ओरल रीडिंग पे ही काम ना करे या सिर्फ गुणा जोड़ घटाओ पे काम ना करे। मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है, मल्टी लेवल टीचिंग क्या होती है, इंट्रा डिसिप्लिनरी चीजें क्या होती हैं, ये हम लोगों को टीचर गाइड से पता लगता है। हजारों टीचर्स को ट्रेन करना पेपर पे तो आसान लगता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ बिहेवियर चेंज करने के लिए तो बहुत मुश्किल रास्ता है। तो जब आपने टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो आपको ऐसी कहाँ ऐसी जगह लगी जहाँ पे टीचर्स का रेजिस्टेंस भी आया? सम्राट, आपने यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि टीचर ट्रेनिंग और बिहेवियर चेंज। यहीं से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, टीचर को ट्रेंड नहीं किया जा सकता, उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, एक टीचर है, उसने बीएड किया, डीएड किया, फिर उसने पढ़ाई की, जब उसने एच टेट सी टेट पास किया, फिर उसने अलग से टेस्ट दिया और वो 2 साल 3 साल किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के आया है। या मैं ऐसी बात करूं जो 10 साल से 15 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो मानते हैं कि दे आर ट्रेंड टीचर। ऑफ कोर्स दे आर ट्रेंड। यहां बात, जब आप बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हो तो यहां उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। जब आप किसी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वो हैप्पीली उसको स्वीकार करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को बदला कि वी आर नॉट ट्रेनिंग यू, यू आर ऑलरेडी वेल ट्रेंड टीचर। अनट्रेंड को तो सरकार नौकरी देती ही नहीं है। यू आर वेल ट्रेंड बट यू रिक्वायर सम कैपेसिटी बिल्डिंग, यू रिक्वायर सम प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारे राज्य में हम लोग हर साल लगभग 33 से 34 हजार टीचर को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में से गुजारते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी बहुत इसके लिए एक शब्द को चुना है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 50 घंटे की। उन्होंने भी टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं की है। तो हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की, जब हम अपना 1 साल का निपुण का कार्यक्रम बना रहे थे, जब हम अपनी प्रिपरेटरी स्टेज में थे, तो वहां जब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि जो 50 घंटे की ट्रेनिंग है उसमें हम टीचर को क्या क्या बताएं, क्या क्या समझाएं। टीचर स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी का आदी नहीं था, उसके असेसमेंट करने के तरीके नए नहीं थे, ग्रुपिंग करने के बारे में वो अभ्यस्त नहीं था, मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल का वो आदी नहीं था, इंट्रा डिसिप्लिनरी की उसको जानकारी नहीं थी। तो ये कुछ एक बिंदु हम लोगों ने चिन्हित किए और ये बिंदु भी हमने अध्यापकों से बातचीत करके, उनका सर्वे करवा के एक तरीके से हम लोगों ने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के बाद हम लोगों ने पूरे अपने मॉड्यूल तैयार किए और हम लोग अपने प्रिपरेटरी में केआरपी की ट्रेनिंग, स्टेट टास्क ग्रुप का गठन किया, उसकी ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग करके हम लोग मैदान में आने के लिए तैयार हुए। दूसरा जो हम लोगों ने जो कदम उठाया, आप किसी को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ला तो सकते हो और उसको 5 दिन बिठा तो सकते हो, लेकिन जो आप डिसेमिनेट करना चाह रहे हो, जो इंपार्ट करना चाह रहे हो, वो लेके जाएगा, इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर वो खुशी खुशी आएगा और पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसी पूरी गारंटी है कि वो सीखेगा और क्लास में डिसेमिनेट करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करें जिससे टीचर को छूट मिले। सबसे पहले हमने उसको क्लास से नहीं हटाया, हमने इसको समर वेकेशन में किया ताकि उसकी क्लास प्रभावित न हो। फिर सरकार ने यह डिसाइड किया, खासतौर पर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जितने दिन की वो टीचर ट्रेनिंग लेता है छुट्टियों में, बदले में कंपनसेटरी लीव दी जाए, उसको ये ना लगे कि मेरी छुट्टियों में से काट ली। फिर एससीईआरटी के लोगों ने और उस समय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये डिसाइड किया कि आप उसको 6-7 ऑप्शन दें गर्मी की छुट्टियों में, उसको अपने बच्चों के साथ, किसी को नानी के, दादी के, बुआ के, गोवा कहीं भी जाना, उसको 7 ऑप्शन दे कि वो इन 7 में से कोई सा भी स्लॉट चुन ले, ताकि उसको ये ना लगे कि जब मुझे मेरे परिवार के साथ जाना। तो फिर हमने उनको ये सुविधा भी दी कि ये हमारे 119 लोकेशन पे पूरे हरियाणा में ट्रेनिंग हो रही है, आप 119 में से जहां भी आप करना चाहो, आप महिला है, आप अपने मायके गई हुई हैं, आप अपने मायके में अटेंड करें,
119 लोकेशन थी। तो इससे टीचर को लगा कि इन्होंने तो पूरे का पूरा स्वरूप बदल दिया। फिर जब वो वेन्यू पे आए तो हमने वेन्यू पे वो पुराने डेस्क पे बिठा के, कुर्सी पे बिठा के वाला सिस्टम बंद करके हमने नीचे गद्दे बिछा के वही जो कैपेसिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी, लिसनिंग टू यू, लिसनिंग टू अस, शेयरिंग, केयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग, उन सारे माध्यमों से हम लोगों ने धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल डिसेमिनेट किया, और जिसका नतीजा ये है कि बहुत सक्सेस का रेट बहुत शानदार है। पिछले 4-5 सालों की अगर मैं बात करूं तो वो सक्सेस रेट 95% के आसपास है। ये जो 5% है वो है जो महिलाएं हैं जो जो मैटरनिटी लीव पे या छुट्टी पे हैं, वो सिर्फ छूटते हैं, और उनके लिए भी जब वो मैटरनिटी लीव संपन्न करके वापस आती हैं उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो अच्छा, इसका इम्पैक्ट बताता हूं। हम लोग टीचर ट्रेनिंग अच्छे से डिसेमिनेट हुई या नहीं, इसके लिए हम लोगों ने प्री टेस्ट किया, पोस्ट टेस्ट किया, हर सेशन का टेस्ट किया, और जो मास्टर ट्रेनर है उसकी ग्रेडिंग और रैंकिंग और फीडबैक ली, ताकि जो मास्टर ट्रेनर अच्छा नहीं है हम उसको हटा सके, या उसका कोई अगर उसका स्किल अच्छा नहीं है उसके स्किल को बना सके। फिर ये जो समर वेकेशन की ट्रेनिंग के बाद जो क्लस्टर लेवल पे ट्रेनिंग होती है उसके बाद हम लोग सितंबर या अक्टूबर के महीने में करते हैं। तो फीडबैक से, यानी कि जो मेंटर जा रहा है, जो मॉनिटर जा रहा है, जो ट्रेनिंग में बताया था उसका कितना क्लास में डिसेमिनेट हो रहा है, उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर अपने मॉड्यूल में बदलाव करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल जो यूजलेस थे उनको हटाया, कुछ मॉड्यूल जो नए आए थे उनको जोड़ा, और जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा के स्कूलों में जो लर्निंग आउटकम आ रहा है, जो पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट बन रहा है, जो बच्चे भयमुक्त वातावरण में जो जो शिक्षा ले रहे हैं, और सेंसस के रिजल्ट में, थर्ड पार्टी के रिजल्ट में, असर के रिजल्ट में, परख के रिजल्ट में जो हरियाणा शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ये उसका परिणाम है कि हम अपनी टीचर ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बट हाँ, ये प्रश्न आपका अभी भी वाजिब है कि इतने बड़े लेवल पे टीचर ट्रेनिंग कराना कोई आसान काम नहीं है, और ट्रेनिंग करवाना और ट्रेनिंग का इम्पैक्ट लेना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप जब तक इन चीजों के साथ नहीं चलेंगे तो परिणाम लिए जाने बहुत मुश्किल है। सर, क्लासरूम से बाहर आते हैं, थोड़ी गवर्नेंस पे बात करते हैं। तो ऐसा भी कई बार हुआ होगा जब या तो डेटा अच्छा नहीं आया या ऐसे कुछ टारगेट्स है जो मीट नहीं हुए। तो ऐसे समय में पिछले 5 सालों में ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे सिस्टम हमेशा चलता रहा और सिस्टम ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ उपाय निकाले? देखिए, मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी को सुना तो प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब ये कि गवर्नेंस रिजल्ट देती है, गवर्नमेंट उतना रिजल्ट नहीं देती। अगर अब हम गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट के शब्द में है इंस्पेक्शन, जांच, छापा, चेकिंग। और जब हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में पार्टनरशिप है, शेयरिंग है, केयरिंग है, मेंटरशिप है, सहयोग है, भागीदारी है, साझेदारी है, नीचे से ऊपर की अप्रोच है, ऊपर से नीचे की अप्रोच है। ये बेसिक डिफरेंस है। जब हम निपुण कार्यक्रम को जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे उस समय के एसीएस ने, डायरेक्टर साहब ने, सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को इसको एक मिशन के रूप में लेके चलना है। तो गवर्नेंस का जो पार्ट है वो आपका कहीं भी अध्यापक को, माता पिता को ये ना लगे कि ये लोग अलग हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो बीआरपी का या एबीआरसी का जो स्ट्रक्चर था उसको बहुत शानदार तरीके से बनाया। उनको एक मेंटर की भूमिका में रहा, उनको एकेडमिक पार्टनर के तौर पे देखा, उनको सहयोग के रूप में देखा। उनको कहा कि जब भी आप क्लासरूम में जाएं, आप आराम से क्लासरूम में बैठ के टीचर की प्रैक्टिसेस को जब आप देखें तो आपका पूरे का पूरा जो ऑब्जर्वेशन हो वो बहुत पॉजिटिव हो। टीचर को बता के रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको बताएं कि ये बदलाव की जरूरत है। हमारे यहाँ हरियाणा इस बात को लेके बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास एबीआरसी का स्ट्रक्चर है, हमारे पास बीआरपी का स्ट्रक्चर है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सीआरसी का स्ट्रक्चर है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, डीपीसी स्ट्रक्चर है। तो ये जो जो चैनल के लोग थे जो जिम्मेवार थे, जैसे सीआरसी अपने क्लस्टर की गवर्नेंस को देखें और उस तरीके से बीओ देखें, डीओ देखें, इन सब लोगों को हम लोगों ने इनकी जॉब प्रोफाइल बनाए, इन लोगों की ड्यूटीज बनाई, और उन लोगों के साथ डीपीआईयू, बीपीआईयू, सीपीआईयू के स्ट्रक्चर को खड़ा किया। मुझे ये खुशी है इस बात की कि आज डिप्टी कमिश्नर जो हैं
डिप्टी कमिश्नर निपुण की मीटिंग लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर के यहाँ लर्निंग आउटकम के ऊपर बात होती है। डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पिछली मीटिंग की एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली मीटिंग के एजेंडे को देखा, बताया और समझा जाता है। डिप्टी कमिश्नर यहाँ लीडर है, उसके साथ डीओ, डीडब्ल्यूओ, बीओ, डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, ये सब लोग उसमें पार्टनर हैं। ये गवर्नेंस का नतीजा है। गवर्नेंस का मतलब है कि ओन करना। निदेशालय में अगर मैं बात करूं, डायरेक्टरेट में या डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी निपुण को ओन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी निपुण। और मंत्रालय में माननीय शिक्षा मंत्री निपुण को ओन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी निपुण। और उसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर से लेके डायरेक्टर से लेके हर आदमी कहता है कि मैं भी निपुण हूं। ये गवर्नेंस ही है जो हमें आज रिजल्ट दे रही है। अच्छी बात है, एक माहौल बना है, एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बट हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यही चीज काम करती है। ठीक है सर, गवर्नेंस से ही मिलता जुलता ये है कि मैंने देखा है कि हरियाणा में शुरुआती दौर से ही असेसमेंट पे बहुत फोकस रहा है। ऐसा क्यों किया है और स्टेट पे ऐसा क्यों सोचा गया है, जबकि मैंने देखा है कई सारे ऐसे सिस्टम्स है जो असेसमेंट से खासकर दूर भागते हैं। हाँ बिल्कुल सम्राट, देखिए अगर हम यूरोपियन स्ट्रक्चर की बात करें या यूरोपियन मेथोडोलॉजी की बात करें, दे डोंट बिलीव इन असेसमेंट। और अगर वो बिलीव भी करते हैं तो असेसमेंट की पीरियोडिसिटी को लेकर वो बहुत सीरियस है कि असेसमेंट कब होनी चाहिए, साल में 4 बार, साल में 3 बार, साल में 2 बार या कभी नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असेसमेंट की अच्छे से बात करती है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, चाहे मैं फाउंडेशन स्टेज की बात करूं चाहे स्कूल की बात करूं, वो भी असेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सबका मार्गदर्शन करते हैं। यूरोपियन स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब आप असेसमेंट की पीरियोडिसिटी से ठीक से नहीं करते और आप बार बार ज्यादा असेसमेंट करते हो, तो ज्यादा असेसमेंट करना बिल्कुल वैसे है जैसे एक बच्चे को कहा जाए कि हर रोज तुम्हारी लंबाई मापेंगे, हर शाम को तुम्हें डांटेंगे, तुम लंबे नहीं हो रहे हो। इसमें पीरियोडिसिटी की रिक्वायरमेंट है कि कितनी हो, कब हो, किन बिंदुओं पे हो। दूसरा, असेसमेंट एक डाटा जनरेट करती है। हम लोग इंडिया में 10 गीगाबाइट, मिलियंस ऑफ गीगाबाइट डाटा जनरेट करते हैं, उसका इस्तेमाल जरूरी है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक डायग्नोज है। आप एक बीमारी के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके 10 टेस्ट लिखते हैं, आप 10 टेस्ट कराते हो, उसमें से आपके 6 ठीक आते हैं, 4 खराब आते हैं, आप रिपोर्ट जेब में डालते हो, घर आ जाते हो, आपको कोई लाभ नहीं होगा। डायग्नोज के बाद एक रेमेडी है, डॉक्टर आपको 4 दवाई लिखेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, आपको कहेंगे आप ये खाएं ये ना खाएं, तब आपकी सेहत में सुधार होगा। तो असेसमेंट करना डायग्नोज करने तक सीमित है, गलत है। असेसमेंट करना रेमेडी के लिए करना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारी स्टेट में लकीली असेसमेंट का अच्छा कल्चर है। हम लोग थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करते हैं, हम लोग अपनी सेंसेस की असेसमेंट भी करते हैं, हम लोग क्लास बेस्ड, टीचर बेस्ड जो एनईपी ने कहा है उस असेसमेंट को भी बड़े शानदार तरीके से करते हैं। एबीआरसी, सीआरसी वो लोग जाते हैं, वो भी करते हैं। बट ये सारी असेसमेंट हम लोग ऐप बेस्ड करते हैं। और कहीं पर भी असेसमेंट ये जांचने के लिए नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा, ये जांचने के लिए कि टीचर ने क्या सिखाया, सिस्टम क्या कर रहा है। ये असेसमेंट हमारे लिए है, हमारी ए चीज काम कर रही है, बी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, हमने सी इंटरवेंशन की है, इसका लाभ आ रहा है नहीं आ रहा है, डी इंटरवेंशन की है, ये कितना इंपैक्ट है, इन सब चीजों को जानने के लिए असेसमेंट है। ये कहीं पर भी बच्चे को डिस्करेज करने के लिए, जो मैं कह रहा था कि तुम लंबे नहीं हो रहे हो और शाम को तुम्हें डांट पड़ेगी, ये उसके लिए नहीं है। ये टीचर ठीक तरीके से डिसेमिनेट कर रहा है, सिस्टम के जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सा इंटरवेंशन ठीक तरीके से काम कर रहा है, असेसमेंट इस चीज के लिए हमारी है और वो बहुत पॉजिटिव वे में है। और हम लोग जो है इस असेसमेंट के माध्यम से ही मैपिंग और ट्रैकिंग कर पाते हैं। सर, आपने हरियाणा के सेंसस असेसमेंट्स की भी बात की, ये काफ़ी यूनिक है। इसके बेसिस पे मैंने देखा स्कूल्स का कैटेगराइजेशन भी हुआ है कैटेगरी ए बी सी में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर के जब टीचर्स ने देखा, स्कूल्स ने देखा, तो उनका क्या इस पे इमीडिएट रिएक्शन आया? सम्राट, हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है और साल के एंड में वो चाहता है कि उसके पास जो बच्चे हैं वो अच्छे अंक लेकर पास हों। सेम सीआरसी, जिस स्कूल हेड, उसके बाद सीआरसी, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चाहेगी कि सारे बच्चे अच्छे अंक लेके पास हों। अब पास होना क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट में बच्चे के पास ये फैसिलिटी है कि इन द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन ही और शी विल बी प्रमोटेड इन नेक्स्ट ग्रेड।
मसला ये है कि जो इन द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन जो कंपिटेंसी उनको दी जानी थी वो उन्होंने अक्वायर की है या नहीं किया, इंपॉर्टेंट ये है। इस सब को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास 3 चीजों की जरूरत है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ग्रेड अप्रोप्रिएट हैं और ठीक तरीके से चल रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ ग्रेड लेवल कंपिटेंसी है और बाकी नहीं है, और ऐसे बच्चे जिनके पास उस ग्रेड की कंपिटेंसी नहीं है और उससे पिछले ग्रेड की भी कंपिटेंसी नहीं है, वो किस ग्रुप में फॉल करते हैं, उनको कहां से शुरुआत किया जाए, ऐसा हमारे पास डाटा नहीं था। स्कूल में क्लास के अंदर ग्रुप बने हुए थे और वो टीचर के अपने अपने टूल पे थे। स्टेट का कोई स्टैंडर्डाइज टूल नहीं था जिससे हम ये जान पाए कितने बच्चे निपुण है, कितने बच्चे नियर निपुण है और कितने बच्चे नॉन निपुण है। उस समय हम लोगों को विभाग को यह निर्देश हुआ कि भाई आप एक एक बच्चे की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब निपुण को लॉन्च किया तो उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि निपुण लर्न टू रीड है ताकि भविष्य में बच्चा रीड टू लर्न कर सके, और एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हर बच्चा निपुण बनेगा। यहां पर यूनिट कौन है? यहां पर यूनिट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नहीं है, क्लास भी नहीं है, यहां पर यूनिट चाइल्ड इज ए यूनिट। सो व्हेन चाइल्ड इज ए यूनिट यू हैव टू वर्क चाइल्ड स्पेसिफिक, चाइल्ड ओरिएंट। इन दैट केस इट वाज एसेंशियल रिक्वायरमेंट कि हम लोगों के पास एक ऐसा डाटा हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई। हमारा जो निपुण ऐप है उसमें वो सारे प्रोविजन है, हमने उन प्रोविजन को लिया। हम लोगों ने ग्लोबली, इंटरनेशनली जो स्टैंडर्डाइज टूल हैं, चाहे टीचिंग एट राइट लेवल हो, चाहे असर का टूल हो या परख का टूल हो या निपुण की जो कंपिटेंसी है, उसके बेस पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज टूल बनाया। फिर एनसीईआरटी से उस टूल की वेटिंग करवाई। उस टूल को हम लोगों ने क्लास टीचर के अलावा, स्कूल टीचर के अलावा बाहर के टीचर को दी। एक बाहर से टीचर आया, उस टीचर ने उस टूल के ऊपर बच्चों का असेसमेंट किया, बच्चों के पास कितनी कंपिटेंसी है वो ऐप में रिकॉर्ड किया, जो कंपिटेंसी नहीं है उसका लेवल क्या है, पूरी है, आधी है, उसको रिकॉर्ड किया, और फिर सब्जेक्ट वाइज, कंपिटेंसी वाइज, ग्रेड वाइज हम लोगों ने लगभग 7 लाख बच्चों का सेंसस किया निपुण 1 के नाम से। और अपने आप में ये बहुत यूनिक है पूरे हिंदुस्तान में, मुझे बाहर का नहीं पता, पर पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास चाइल्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ग्रेड वाइज, कंपिटेंसी वाइज डाटा है। ओआरएफ कितना है, निपुण है, नॉन निपुण है, ये सारा डाटा हम लोगों के पास है और हमारे डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। हम इससे निपुण 1 से क्या प्राप्त कर पाए वो मैं बताता हूं। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, हम ये जान पाए कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जो ब्लॉक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें कौन सा क्लस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा क्लस्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फिर एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक क्लास है, उसको 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर की क्लास कमजोर है और कौन से टीचर की क्लास बढ़िया है। एक ही स्कूल है, एक ही लोकेलिटी के बच्चे आ रहे हैं, एक ही जगह पढ़ रहे हैं, कमरे भी साथ साथ हैं, बट एक कमरे के बच्चे निपुण है और एक कमरे के बच्चे निपुण नहीं है। ये डाटा हमारे पास नहीं था। तो उसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस क्लास के बच्चे निपुण नहीं थे, 6 महीने की उसकी टीचर मैटरनिटी लीव पे गई हो, उस बच्चे के पास टीचर ना रहा हो। तो इन सब कारणों को हम लोग पहचान पाए, इशू क्या है वो जान पाए, स्कूल की कैटेगरी क्या है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये हमारे पास डाटा आया। और जब हम लोगों ने इसको इंटरली अपने पार्टनर्स के साथ एसपीआईयू में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जब हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया, तो उस समय हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि इन सभी स्कूलों को 3 महीने का समय दीजिए। आप 3 महीने के बाद हम सेम यही टेस्ट करेंगे और 3 महीने के बाद आप सब लोगों को कहिए, जो सी कैटेगरी के स्कूल हैं उनको बुलाइए, उनके साथ बातचीत करते हैं, बी कैटेगरी वालों से बात करते हैं, डीओ, डीडब्ल्यू, डिप्टी कमिश्नर, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाए, उनको कारण बताए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोगों ने निपुण 2nd किया है, उसके बहुत शानदार परिणाम आए हैं। तो मैं इस निपुण को बहुत सेंसस को, जो ऐप बेस्ड सेंसस है, जो थर्ड पार्टी के पैरामीटर के ऊपर बनी हुई है, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज है, जिसके अंदर बाहर का टीचर आके सेंसस करता है, मैं इसको बहुत शानदार मानता हूँ। सर, बिटवीन राउंड 1 और राउंड 2 ऑफ सेंसस, जैसा आप बता रहे 3 महीने का समय मिला, आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली? और जो स्कूल्स पीछे चल रहे थे
उनको विशेषकर क्या सपोर्ट दिया गया? हम लोगों ने जब ये चीज बताई, सेंसस वन के परिणाम बताए, सी कैटेगरी के स्कूल इतने हैं, बी के इतने हैं, ए के इतने हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ स्टीयरिंग कमेटी उसको बताई, डीओ डीपीआईओ को बताई, स्टेक होल्डर्स को बताई, उनको कहा कि आपके ये स्कूल, ये क्लस्टर, ये क्लासरूम आपके पीछे हैं, इस कॉम्पिटेंसी में आप आगे हो, रेवाड़ी इस कॉम्पिटेंसी में आगे है, अम्बाला यहाँ बेहतर कर रहा है, नारायणगढ़ आगे जा रहा है, या सढौरा को और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, या कालांवाली ब्लॉक ऐसे करेगा, यमुनानगर ऐसे करेगा। ये सारी चीजें उन लोगों ने जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ तो उन्होंने अपनी स्कूल क्लस्टर लेवल पे सारी चीजों को अच्छे तरीके से देखा। फिर हम लोगों ने कहा कि इसको अटेन कैसे करना है, आप अपनी रणनीति बनाइए। एक्स्ट्रा आवर देने हैं, रेमेडियल प्रोग्राम करना है, क्लासरूम में अलग से गतिविधि करानी है, ग्रुपिंग हो चुकी थी, ए कैटेगरी के बच्चे, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के आइडेंटिफाई हो चुके थे। आपको एक्स्ट्रा टीचर लगाना है, आपको प्लेइंग इक्विपमेंट और चाहिए, आपको प्रैक्टिस शीटें और चाहिए, अपना अपना प्रोग्राम बनाइए। बड़ी अच्छी बात है, हर डीपीआईयू में प्लान बना, वो प्लान डायरेक्टर जनरल के साथ शेयर किया गया, फिर हम लोगों ने उनका प्लान अप्रूव किया, फिर लोग मैदान में गए, एक्स्ट्रा टीचर आए, एक्स्ट्रा घंटे आए, फोकस हुआ, डिस्ट्रिक्टों ने अपनी टीम नीचे उतारी, डिप्टी कमिश्नर स्कूलों में गए, डिप्टी कमिश्नर ने अच्छे स्कूलों को पुरस्कार दिए, चाय पे चर्चा हुई, बिला के डिप्टी कमिश्नर रोहतक ने, रेवाड़ी ने, कई डिप्टी कमिश्नर ने तो उनको कॉफी पिलाई, कॉफी विद डीसी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चले। तो उससे क्या हुआ, उससे एक वातावरण बना 3 महीने का। नतीजा क्या हुआ मैं बताता हूं। शुरुआत में सेंसस वन में लगभग 75% के आसपास स्कूल जो थे वो सी कैटेगरी में थे, जो बीच में 25% जो बच्चे, उस 25% में से 15 से 18% स्कूल थे जो 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 बी कैटेगरी में थे, और 7 से 9% स्कूल वेरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो थे ए कैटेगरी में। और 200 जो सबसे लो परफॉर्मिंग स्कूल थे सभी जिलों के, उनको एससीईआरटी में डायरेक्टर जनरल ने कारण जानने के लिए बुलाया था। सेंसस 3 का बताता हूं। सेंसस 3 में बिल्कुल विपरीत हुआ है। 75% स्कूल ए कैटेगरी में है, और जो 15 से 18% स्कूल जो है वो बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी के स्कूल 7 से 8% है, और उसके भी हमारे पास कारण है कि वो 7 से 8% क्यों है। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, ये इस सेंसस 1 और 2 के बीच में आया है, और उसका पूरे का पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा कम्युनिटी को, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, माँ बाप को, टीचर को, प्रिंसिपल को, क्योंकि ये काम निदेशालय से नहीं हुआ, ये डायरेक्टरेट से नहीं हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट की टीम ने किया, डिस्ट्रिक्टों ने किया, उनकी अपनी योजना थी, अपने प्लान थे, और उसका ये नतीजा बिल्कुल बहुत शानदार परिणाम है। मैं तो बल्कि दूसरे राज्यों को भी कहूंगा कि वो आए, सेंसस 1 और 2 का मेथोडोलॉजी का, प्रोग्राम का स्टडी करें। इसके ऊपर कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। जो टूल है, जो आईटी टूल है, हम वो भी अन्य राज्यों को देने को तैयार हैं। हमारे पास वो हमारा टूल है, हम उनको दे सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको बहुत जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उनमें इस प्रोग्राम को हम अपने को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। हम इसके इसके ऊपर रिसर्च करके हम अपने पेपर अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत शानदार कार्यक्रम है, हम लोग बहुत उत्साहित है इस कार्यक्रम से। सर, सेंसस के साथ साथ थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी होता है हरियाणा में। उसमें भी हमने देखा है कि इस साल बच्चों की संख्या जो है वो लगभग दुगनी हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना सारा ये जो डेटा है, ये सिस्टम इस पे एक्ट कैसे करता है? देखिए, थर्ड पार्टी असेसमेंट जो है, चाहे हरियाणा अपना थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराता है, इसके अलावा परख भी थर्ड पार्टी असेसमेंट है, और असर की रिपोर्ट है वो भी थर्ड पार्टी असेसमेंट है, जो बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम की हेल्थ जानने के लिए। तो सेंसस हम करते हैं अपने लिए, बट थर्ड पार्टी है ताकि हम बताएं नेशनली और ग्लोबली कि हो क्या रहा है। ये तो हो गया वो पर्पज, बट थर्ड पार्टी का सिर्फ इतना सा ही पर्पज नहीं है। थर्ड पार्टी का डाटा हम लोग कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, वो एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड टूल के ऊपर होता है, और वो ग्लोबली अप्रूव्ड टेस्ट है, जो बताता है आपको, जो डायग्नोज करके देखता है आपको कंपिटेंसी वाइज। निपुण की, लिटरेसी की, न्यूमरेसी की अलग अलग कंपिटेंसीज हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता लगता है कि ऐसी लिटरेसी की और न्यूमरेसी की कौन सी कंपिटेंसी जिसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओआरएफ में स्ट्रगल करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ की अगर बात करें तो पैटर्न में, मतलब अगर मैं आम आदमी की बात भाषा में कहूं तो जो हासिल के सवाल होते हैं उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। अगर भाषा की बात होती है तो कई बच्चे आधे अक्षर में, पूरे अक्षर में,
स्ट्रगल करते हैं। इससे हम लोगों को लर्निंग डिफिकल्टी का भी पता लगता है। ये पता लगता है कि कौन सी कंपिटेंसी ऐसी हैं जो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया में ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। तो हम लोगों को एरिया वाइज, कंपिटेंसी वाइज, डिफिकल्टी वाइज एक डाटा मिलता है। उस डाटा के बेस पे हम लोग अपने टीचर ट्रेनिंग में बदलाव करते हैं, मॉड्यूल में बदलाव करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम लोग उसके लिए नई टीचिंग लर्निंग सामग्री बनाते हैं, क्योंकि कंपिटेंसी तो देनी है। अगर किसी कंपिटेंसी में अगर बच्चे पैटर्न में अटक रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि पैटर्न आप नहीं सिखाओगे। पैटर्न सिखाने के लिए आपको क्या टूल चाहिए, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड पार्टी असेसमेंट का सिर्फ डाटा जनरेशन का ही काम नहीं है, आपकी ग्लोबल और नेशनल रैंकिंग ही देना काम नहीं है। उसके डाटा आपकी पूरी मेथोडोलॉजी में, आपकी सामग्री निर्माण में, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में, वर्क डेवलपमेंट में, वर्कशीट बनाने में, उन सब चीजों में मदद करता है। सर आप मैं भी निपुण टाइप की कैंपेन्स की भी बात कर रहे थे, आप ये भी बात कर रहे थे कि विंटर वेकेशन में किस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर इस मिशन को पेरेंट्स के लेवल पे जन आंदोलन बनाना होगा तो उसके लिए क्या क्या ऐसी चीजें जो करनी पड़ेंगी? देखिए सम्राट, निपुण कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। असल में वो विशेषता है, शिक्षा नीति जब आई, पहली ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, मतलब कोठारी आयोग की रिपोर्ट से लेके 83 की पॉलिसी, उस सॉरी 86 की पॉलिसी, 92 का एक्शन प्लान, जितनी भी चीजें आई, इस नीति की खासियत तो बताता हूं क्या। ये नीति लोगों की नीति, लोगों द्वारा बनाई गई। और क्योंकि इस बात को समझा गया कि शिक्षा देना इकलौता स्कूल का और अध्यापक का काम नहीं है, शिक्षा देना समाज का काम है। गुरुकुल के समय से, आचार्य चाणक्य के समय से शिक्षा समाज ने दी है। मैं ऐसा पूरी दृढ़ता से मानता हूं, अगर आपको राज्य के सभी बच्चे या अन्य राज्यों को भी अगर अपने बच्चों को निपुण बनाना है तो आप बिना माता पिता के सहयोग के निपुण नहीं बना सकते। हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें माता पिता एक क्लोज पार्टनर के तौर पे स्कूल में आते हैं। माता पिता अगर स्कूल में बच्चों को न भेजें, मतलब साल में 220 दिन स्कूल लगता है, या 200 दिन प्राइमरी के बच्चों का 200 दिन स्कूल लगता है, स्कूल में लर्निंग आउटकम अटेंडेंस के लिए किसी भी बच्चे की 180 दिन की अटेंडेंस अनिवार्य है। ग्लोबली जो एब्सेंटिज्म है सिर्फ 10% स्वीकार्य है, यानी कि 90% बच्चे जो है वो आने चाहिए। तो बच्चे स्कूल में आए ये सुनिश्चित माँ बाप करते हैं। तो माता पिता एक बहुत बड़े पार्टनर हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक बहुत बड़ी पार्टनर है, समाज, पंचायत, गांव एक बहुत बड़ा पार्टनर है, नगर पालिका, नगर निगम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, ये जो समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत बड़े पार्टनर। और हम अपने पूरे निपुण कार्यक्रम को इसी के माध्यम से चलाते हैं, और हम चाहते हैं कि निपुण में माता पिता का सहयोग मिलता रहे। ये सच्चाई है कि बिना माता पिता के सहयोग के बच्चे निपुण नहीं होंगे। अच्छा, और सर अगर मैं आने वाले कुछ 5 सालों की बात करूं, मान लेते हैं 2031 में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है मिशन को लेके ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपको लगता है कि फर्दर चैलेंजेस भी हैं? निपुण बात सम्राट, मैं अकेली निपुण की नहीं करूंगा, मैं पूरी शिक्षा की बात करूंगा। अगले 3 साल में, आज हम 2026 में बात करें, अगले 3 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। नंबर 1, 2030 में दुनिया के अधिकतर देश इंक्लूडिंग भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अटेन कर लेंगे। अगर मैं भारत की बात करूं तो हम लोग SDG 4 को अटेन कर लेंगे। अगले 3 साल में क्या होने वाला मैं बताता हूं। अगले 3 साल में हर बच्चे के पास 2 टीचर होंगे, एक AI टीचर होगा, एक मानव टीचर होगा, जैसे मैं और आप हैं। जो AI टीचर है उसका काम होगा पढ़ाना, लिखाना, बताना, समझाना, विजडम देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से, टेक्निक से, उसके बाद जो है उसको ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, सारा कुछ ये सिखाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टोटल जो है वो बच्चा AI टीचर से सीखेगा। और ह्यूमन टीचर का रोल बिल्कुल बदल जाएगा, ये रिप्लेस नहीं होगा, इसकी भूमिका बदल जाएगी। ये बच्चे को सिखाएगा दया, करुणा, संवेदनशीलता, सच्चाई, राष्ट्र प्रेम, बड़ों के प्रति आदर, बच्चों को प्यार, पर्यावरण का देखभाल। तो अगले 3 साल में सब कुछ बदलने वाला है। ये बच्चे जो आज निपुण
कक्षाओं में हैं, जिनकी आज नींव बन रही है, अगर हम इन बच्चों को निपुण बना देंगे और इनकी ग्रेड लेवल कंपिटेंसी होगी तो दो चीजें होंगी। नंबर एक तो इस राज्य में ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट की सबसे बड़ी जो वजह है वो ग्रेड लेवल कंपिटेंसी का न होना। जब ड्रॉप आउट रेट 0 हो जाएगा, जब इनकी नींव मजबूत होगी, तो भाई साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के उस एआई टीचर के कंधे पे सवार होंगे और इनकी यात्रा बहुत शानदार होगी। मैं एक बहुत सुखद सपना देख रहा हूं, एक बड़े कैनवस पर हिंदुस्तानी के बहुत शानदार तस्वीर देख रहा हूं। आने 2031-31 में ये सारा कुछ होने वाला है, आपके और मेरे सामने होने वाला है, और इसकी आधार जो है निपुण ही इसका आधार होगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे कि जो बच्चे आज कक्षा 2 या कक्षा 3 में हैं, आज से 15 साल बाद जब वो पीछे मुड़ करके देखें, तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या सोचे कि निपुण हरियाणा मिशन की उनकी जिंदगी में क्या अहमियत थी? बहुत बड़ी बात आप विजुअलाइज करने को कह रहे हो, और बहुत बड़ी बात आप विजुअलाइज कर रहे हो सम्रांत। 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, जिसमें हम उनके साथ हैं, ये भारत 2047 में विकसित होगा। कोई दुनिया की ताकत इसको विकसित होने से, विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती। अगर मैं सामान्य जीवन प्रत्याशा की बात करूं, तो मैं उस एज ग्रुप में पैदा हुआ हूं, और मुझे जो सामान्य जीवन प्रत्याशा भी मिले तो मैं विकसित भारत में मरूंगा। मैं उससे पहले मतलब विकसित भारत में ही जो है विकसित भारत देखूंगा मैं। जब मैं 2047 की जब तुम बात कर रहे हो, विकसित भारत की बात कर रहे हो, जो बच्चे आज दूसरी तीसरी चौथी में हैं, जो आज 7 8 9 साल के हैं, 20 साल बाद ये 29 30 31 साल के एज ग्रुप में होंगे। ये यहाँ टीचर होंगे, ये डॉक्टर होंगे, ये इंजीनियर होंगे, इनमें से कुछ ब्यूरोक्रेट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, हो सकता कुछ विधायक भी बन जाएं, हो सकता कुछ मंत्री भी बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ निपुण हरियाणा मिशन से जुड़े हुए किस्से, कहानी और आंकड़े तीनों के बारे में बात की। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। हमें उम्मीद है कि आपको एच टॉक्स निपुण की नींव का ये विशेष एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ फिर जुड़िए ऐसे ही एक और रोचक एपिसोड में, जहां हम जमीनी स्तर पर एफएलएन कार्यक्रमों के काम करने के तरीके को करीब से समझेंगे। इस यात्रा का हिस्सा बनिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे जमीनी स्तर पर फैसले लिए जा रहे हैं ताकि शिक्षा हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिले। हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर साझा कीजिए, और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।